उसको। अबे इग्नोर। स्टार्ट हो गए तुम सब, ना मानोगे तुम। आज कौन सी दसवीं है? आज कौन सी दसवीं है भाई, ये बताओ। आ जाओ। चलिए, आज कौन सा दिन है? भालू दसवीं तो चला गया, भालू दसवीं तो कल था। आज कौन सा दिन है? यानी टेडी डे, वो तो कल था। अच्छा, आज प्रॉमिस डे है। ओ अच्छा, आज वादा दसवीं है। वादा दसवीं। आ जाओ। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था बेटा? तो कल हमने वेलोसिटी तक पढ़ लिया था ना अच्छे से? या सर नो? बोलिए भाई, कल हमने वेलोसिटी तक पढ़ लिया था ना? चलिए आ जाइए भाई। चलिए भाई आ जाओ। क्लियर है? आज सबसे पहला जो हेडिंग दोगे वो न्यूटन फॉर्मूला के लिए। क्या बेटा? तो आज सबसे पहले न्यूटन बाबा यहां पर भी थे भाई साहब। न्यूटन बाबा पूरे मैकेनिक्स में आपको दिखे ही। तो आज आपका सबसे पहला होगा न्यूटन फॉर्मूला। सबसे पहला जो हेडिंग होगा वो कौन सा होगा बेटा? तो न्यूटन्स फॉर्मूला, यानी न्यूटन के सूत्र। न्यूटन के सूत्र। क्या बेटा? तो न्यूटन के सूत्र। न्यूटन बाबा ने यहां पर भी एक सूत्र दिया था, ठीक है, न्यूटन के सूत्र। तो जल्दी से हेडिंग डालिएगा, न्यूटन के सूत्र, जल्दी से। न्यूटन बाबा मैकेनिक्स में थे ही, ऑप्टिक्स में भी हैं, आपको इसमें भी मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, या आपके साउंड में भी मिल गए। यानी मॉडर्न फिजिक्स के अलावा हर एक जगह न्यूटन बाबा की उपस्थिति आपको दर्ज हो जाएगी। मॉडर्न फिजिक्स को पोस्ट न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहा जाता है। पोस्ट न्यूटोनियन फिजिक्स यानी कि न्यूटन के बाद का फिजिक्स। यानी न्यूटन अपने आप में एक फिजिक्स है भाई साहब। न्यूटन बाबा अपने आप में एक फिजिक्स हैं। वाकई में क्या मतलब, वो दिमाग क्या होता होगा उन लोगों का। ठीक है, तो आ जाइए जल्दी से, एक बार जल्दी से आ जाइए बेटे, जल्दी से आ जाइए। इन्होंने क्या एज्यूम किया था? ही एज्यूम डेट व्हेन साउंड प्रोपोगेट इन एयर, he assumed that when sound propagate through air, क्या? When he assumed that when sound propagate through air, temperature remains constant. Temperature remains constant
यानी डेट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, डेट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बच्चा, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। चले चले, अब उन्होंने यहां पर आपको क्या माना है बेटा, यहां पर माना है कि जो ये आपका प्रोसेस पूरा हो रहा है वो किसमें हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। हिंदी में लिख लीजिएगा, न्यूटन ने यह माना कि ध्वनि का संचरण हवा में नियत ताप पर होता है। होता है, जो कि क्या है, समतापीय प्रक्रिया होती है। यानी समतापीय प्रक्रिया के थ्रू हो रहा है, ऐसा उन्होंने माना है, एज्यूम किया। और उन्होंने फिर एक आपका जो है वेलोसिटी का एक फॉर्मूला दे दिया। उन्होंने क्या कर दिया, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला दे दिया कि वेलोसिटी इन एयर क्या होगा बेटा, तो वेलोसिटी इन एयर जो होगा वो आपका हो जाएगा v इन एयर, क्या हो जाएगा, v इन एयर जो है ये आपका हो जाएगा अंडर रूट इक्वल टू में अंडर रूट के बाई रो, अंडर रूट के बाई रो। अब यहां से पूछा गया k क्या है भाई, k क्या है, तो यहां पर k जो है, यहां पर एक और यहां पर आपका फॉर्मूला, यहां पर k जो है p के बराबर है, p बाई रो। अब यहां से पूछा गया कि ये सब है क्या, आप बताओ ना, यहां पर ये चीजें क्या हैं जो आप बता रहे हो। तो इन्होंने बताया कि जो k है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो k है यानी यहां पर जो एक k है वो किसके बराबर है बेटा, तो वो बराबर है ई थीटा के, और ई थीटा किसके बराबर है, ई थीटा के, और ई थीटा किसके बराबर है, पी के बराबर है। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कि ई थीटा क्या है भाई, ये क्या है, तो ये याद रखिएगा आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है। क्या है बेटा, ये है आइसोथर्मल आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी यानी समतापीय प्रत्यास्था। क्लियर, ये आपका है ई थीटा, यहां तक क्लियर है क्या बेटे। और P यहां पर क्या है बेटा, P यहां पर जो है प्रेशर है, कैपिटल की क्या है, ये आपका प्रेशर है। ठीक है, ये क्या है बेटा, प्रेशर है। चले, अब यहां से जब कैलकुलेट किया गया वैल्यू रख के, यानी ई थीटा की वैल्यू, नीचे रो की वैल्यू, इन सब रख के कैलकुलेट किया गया, तो बाय कैलकुलेशन यहां से कैलकुलेट किया गया, तो बाय कैलकुलेशन जो वेलोसिटी ऑफ एयर का जो वैल्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था बेटा, बाय कैलकुलेशन वी एयर इक्वल टू कितना आ रहा था, 279 मीटर पर सेकेंड जो है ये स्पीड आ रहा था, याद रखिए 279 मीटर पर सेकेंड आ रहा था। जबकि अगर हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे तो क्या हो रहा था, अगर मैं एक्सपेरिमेंटली देख रहे थे तो हम 332 आ रहा था, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी थी। यानी कि जो आपके न्यूटन बाबा ने दिया उससे जब हम कैलकुलेशन करके निकाले
तो कैलकुलेशन से तो हमारा थ्योरेटिकली इतना आ रहा था एयर में स्पीड, जबकि प्रैक्टिकली अगर हम देख रहे थे तो प्रैक्टिकली बेटा 332 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। हाउ एवर द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एयर इज 332, यानी यहां पर 332 आ रहा है, और थ्योरेटिकली क्या आ रहा है, थ्योरेटिकली ये आ रहा है। ठीक है, यहां से लिखो हाउ एवर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द बाय कैलकुलेशन वी एयर इज दिस। अब यहां से आप लोग जो है नेक्स्ट पेज पे लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा इसी पेज पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो, तो यहां से लिखो हाउ एवर द practical value of velocity of air is 332 meter per second which is greater than न्यूटन फॉर्मूला वेलोसिटी, यानी न्यूटन के द्वारा दिया गया जो फॉर्मूला वेलोसिटी का उससे अधिक है। यानी न्यूटन के द्वारा जो दिया गया था उससे कितना आ रहा था बेटा, इतना आ रहा है, रियल में कितना है, इतना है। तो यहां पर कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी है, यानी न्यूटन बाबा जो बता रहे हैं कि आइसोथर्मल मीडियम होगा, उसमें जो है समतापी माध्यम में जो है आपका ध्वनि मतलब ध्वनि जो है संचरित होती है, ये फॉर्मूला होता है। तो कुछ ना कुछ उसमें गलत है, कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ी है। ठीक है, अब इन्हीं गड़बड़ी में हल्का सा सुधार कर दिया लैप्लासे ने, और नेक्स्ट जो आपका थ्योरम आ गया लैप्लासे करेक्शन। हिंदी में लिख लीजिएगा कि वहीं आपका जो प्रायोगिक मान है, ध्वनि का वेग हवा में का प्रायोगिक मान 332 मीटर पर सेकेंड है, जो कि न्यूटन के द्वारा दिए गए वेग से अधिक है, न्यूटन के द्वारा दिए गए वेग से अधिक है। बस ये बात हिंदी में लिख लीजिएगा। यहां तक क्लियर है? हिंदी में बेटा लिख लो, हिंदी में भी बता रहा हूं। हाउ एवर द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ वी एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड विच इज ग्रेटर देन न्यूटन्स फॉर्मूला वेलोसिटी। यानी मैंने क्या कहा कि बाय कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन से कितना आ रहा था, इतना आ रहा था, जो कि जबकि यहां पर लिखिएगा हाउएवर, यानी कि जबकि जो ध्वनि का वेग हवा में, जबकि प्रायोगिक मान ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि न्यूटन के द्वारा दिए गए वेग से अधिक है, जो कि न्यूटन के द्वारा दिए गए वेग से अधिक है, जो कि न्यूटन के द्वारा दिए गए वेग से अधिक है। ठीक है, अरे बोल तो रहा हूं, लिख लो। जबकि प्रायोगिक में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है, जबकि प्रायोगिक में ध्वनि का वेग हवा में 332 बार दशमलव क्यों आ रहा है यार, 332 मीटर पर सेकेंड है, जो कि न्यूटन के द्वारा दिए गए वेग से अधिक है। अब यहां से हमें यह पता चल गया कि भैया कुछ तो गड़बड़ी है। ठीक है यार, न्यूटन बाबा ने इतना दे दिया, बस हल्का सा मॉडिफाई कर दिया इसने। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है आज, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है लैप्लासे करेक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा लैप्लासे करेक्शन। क्या हिंदी में भी बेटा इसे यही कहेंगे, हिंदी में भी इसे लैप्लासे करेक्शन ही कहेंगे। ठीक है,
तो आप लोग जो है नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा लैप्लासिक करेक्शन। अब इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल इन्होंने मॉडिफाई किया क्या, न्यूटन फॉर्मूला को। इन्होंने क्या कह दिया, जब बस न्यूटन ने क्या कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, इन्होंने कह दिया आइसोथर्मल नहीं भैया, एडियाबेटिक होगा। यानी क्या इन्होंने किया, तो लिखो ही मॉडिफाइड न्यूटन फॉर्मूला, ही modified Newton's formula, he modify Newton's formula by he modified Newton formula। इन्होंने बस एडियाबेटिक बता दिया था, ठीक है, तो लिखो ही मॉडिफाइड न्यूटन फॉर्मूला एज्यूमिंग डेट। इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना एज्यूमिंग डेट, ठीक है, एज्यूमिंग डेट प्रोपोगेशन ऑफ साउंड in air, propagation of sound in air as adiabatic process। बस इन्होंने क्या बोला कि एडियाबेटिक प्रोसेस के द्वारा होता है, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा होता है। बस इतना इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, यानी जो फॉर्मूला न्यूटन ने दिया ना, बस उसमें हल्का सा परिवर्तन। तो यहां पर लिखो इन्होंने न्यूटन के सूत्र को मॉडिफाइड यानी कि सुधारा, करेक्ट किया, और इन्होंने माना कि ध्वनि का संचरण हवा में रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है। ठीक है बेटा, यानी यहां पर कौन सा है, बस एडियाबेटिक प्रोसेस इन्होंने कह दिया। सब मेहनत न्यूटन बाबा की, बस हल्का सा उसमें करेक्शन करके मजा कौन मार रहा है, लैप्लास है। ठीक है भाई साहब, याद रखिएगा। तो यहां पर इन्होंने हल्का सा करेक्ट क्या किया, यहां पर इन्होंने बोला कि जो उन्होंने माना था ना वेलोसिटी का फॉर्मूला, सब सही है भैया। जो उन्होंने कहा है कि ये अंडर रूट के अपॉन में रो, ये बिल्कुल सही है। जो उन्होंने कहा कि के ई थीटा के बराबर होगा, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी उन्होंने एकदम बिल्कुल सही माना है। लेकिन इन्होंने बड़ा प्यार से कहा कि एकदम बिल्कुल सही है भैया, लेकिन जो इन्होंने के की जो इन्होंने ई थीटा बोला ना, कि ये ई थीटा क्या है, उन्होंने कहा था कि भैया ये जो है आपका आइसोथर्मल जो है वो है। इन्होंने क्या बोला था, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है, जबकि इन्होंने बताया कि ई थीटा कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है। ये क्या है बेटा, तो ये आपका जो है गामा रो है, और ये क्या होगा, तो ये आपका है एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। मतलब ये आपका, और ये क्या है बेटा, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। एडियाबेटिक इलास्टिसिटी यानी रुद्धोष्म प्रत्यास्था है, कुछ और नहीं है। अब जब देखा गया कि यहां से तो अब साफ साफ गामा की वैल्यू कितनी आती है भाई, तो आपको पता है
कि यहां से सिंपल आपका हो गया कि गामा जो है यहां पर बढ़ जा रहा है, ठीक है। यानी सेम यहां पर अगर इस वैल्यू को रखा गया तो यहां पर क्या देखा गया कि ये जो है आपका कुछ ऐसा हो जा रहा है कि ई जगह इस जगह पे मैं गामा अगर पी अपॉन में रो रखता हूं तो आपको पता है कि अंडर रूट गामा अगर मैं बाहर रख दूं और इनटू में आपका कितना हो जाएगा, तो फिर ये पी बाई रो, और पी बाई रो क्या था, तो अभी आपने देखा था पी बाई रो क्या था, पी बाई रो न्यूटन की फॉर्मूला, इनके द्वारा कितना आ रहा है 279। यानी यहां से मैं अगर थोड़ा सा इनको ऊपर ले जाऊं, लेप्लासे बाबा को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, तो सिंपल सी बात है यहां से क्या आ जाएगा, यहां से रूट, याद रखिएगा गामा इन ईयर क्या होता है, गामा यानी सीपी बाई सीवी होता है, ठीक है। यानी ये गामा का एयर में वैल्यू होती है 1.4। आगे मैं जब हीट पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये एडियाबेटिक इंडेक्स है, एडियाबेटिक कांस्टेंट, ठीक है बेटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसका वैल्यू होता है सीपी बाई सीवी, और इसकी एयर में मान कितना होता है 1.4, तो ये हो जाएगा रूट 1.4, और गुणे में इसकी न्यूटन ने कितना वैल्यू बताया था, न्यूटन ने 279 वैल्यू बता दिया था। अब जब इनटू करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 332 मीटर अपॉन में सेकंड, और लैप्लासे ने करेक्ट करके दिखा दिया कि देखो भाई, अब जो है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों जो है प्रूफ्ड थे, तो यहां पर आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हल्का सा सुधार कर दिया बस। हल्का सा बस सुधार किया है, ठीक है। क्लियर है बेटा, हल्का सा केवल सुधार किया है, कुछ ज्यादा नहीं। बस इन्होंने कह दिया कि भैया जो वो एडियाबेटिक जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी मानते थे, यानी कि समतापीय जो प्रत्यास्था मानते थे, उसको बस ध्रुव प्रत्यास्था कर दो, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी कर दो, बस यहां पर इन्होंने एक वैल्यू अधिक कर दिया खट से। हिंदी में भी लैप्लासे नाम है बेटा, तो उनका नाम न्यूटन, अगर मेरा नाम विवेक है तो हिंदी में क्या उसको अलग लिखोगे, इंग्लिश में क्या अलग लिखोगे, ये बताओ, अलग लिखोगे क्या? इतना हिंदी में मत घुस जाओ कि एग्जामिनर जो है ना लात मार के निकाल दे एग्जाम से, कतई मतलब हद ही कर दिए हो यार। यहां तक क्लियर है, हल्का सा इन्होंने केवल चेंज किया है, तो यहां से ये वैल्यू आ गया बेटा, ठीक है। अब आ जाइएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे इफेक्ट, कि इफेक्ट क्या पड़ता है आपका साउंड पर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, जब आप ह्यूमिडिटी बढ़ाते हो, तो ये इफेक्ट पूछता है आपसे एग्जामिनर, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन हम एक एक इफेक्ट को देखते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा, लाइन बाय लाइन हम एक एक इफेक्ट को देखते हैं। जो नाम रहेगा वो तो एक ही रहेगा, यही तो मैं भी बोल रहा हूं कि अगर मान लो न्यूटन है तो न्यूटन को हिंदी में क्या लिखोगे, कुछ और लिखोगे, न्यूटन ही लिखोगे ना, ये बताओ। चले, नेक्स्ट लिखिएगा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी किस पर, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पर, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। घनत्व
का प्रभाव, ये सब किस पर हो रहा है बेटा? वेलोसिटी ऑफ साउंड पे हो रहा है, याद रखिएगा। अभी आपने 50 फॉर्मूला पढ़ा है, घनत्व के साथ कैसे रिलेशन है बताइए, बोलिए। अभी आपने पढ़ा है, बताओ क्या पढ़ा है? अभी आपने लैप्लास में भी पढ़ा है क्या? v इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो, यही पढ़ा है बेटा। यानी यहां से अगर मैं कहूं कि v के साथ कैसा रिलेशन है, तो यहां से साफ साफ कोई भी कह देगा कि v के साथ जो है डेंसिटी का इनवर्सली रिलेशन है। कोई दिक्कत है? साफ साफ दिख रही है। ये p प्रेशर है, गामा एडियाबेटिक इंडेक्स है, यानी कि कह सकते हो एडियाबेटिक इंडेक्स जिसका वैल्यू 1.4 होता है एयर में। रो क्या है? यही आपका डेंसिटी है, यही आपका घनत्व है। तो घनत्व के साथ रिलेशन कैसा है बेटा? इनवर्सली है। तो यहां पर कह रहा है कि क्या अंतर, यहां से आपका क्या अंतर पड़ेगा बताओ? तो इनवर्सली रिलेशन है भाई। जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ाओगे आपका जो है वेलोसिटी घटेगा, डेंसिटी घटाओगे वेलोसिटी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है इनवर्सली रिलेशन है। लेकिन एक बात और आती है, यहां से आप लोग देखोगे तो एक बात और आती है, यहां से बताओ एक बात और आती है, और आप उस चीज को बताएंगे कि क्या। जल्दी से। यहां पर मैं जानता था कि बच्चा उल्टा आंसर देगा। रिलेशन ऐसे ही देख रहा है तो क्या करेगा?
क्लियर है? आ जाओ। तो यहां पर डेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन है बेटा? तो फॉर्मूला के साथ इनवर्सली रिलेशन है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन में गड़बड़ी होती है। एक यहां पर गड़बड़ी क्या होती है कि सर यहां पर रिलेशन तो आ रहा है इनवर्सली, ठीक है, रिलेशन तो आ रहा है इनवर्सली, लेकिन हमने क्या देखा है कि हमने देखा है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। हमने क्या देखा है? सबसे कम वेलोसिटी किसमें होती है बताओ थोड़ा? सबसे कम वेलोसिटी किसमें होती है? सबसे कम वेलोसिटी किसमें होती है? सबसे कम वेलोसिटी किसमें होती है? बोलिए, सबसे कम वेलोसिटी किसमें होती है? सबसे कम वेलोसिटी ये बताओ मुझे। सबसे कम वेलोसिटी। अबे कुछ मेरा भी काम होता है जीवन में, जल्दी से। सबसे कम गैस में, यानी गैस में सबसे कम होता है वेलोसिटी, जबकि डेंसिटी भी सबसे कम किसकी होती है? गैस की। वेलोसिटी में सबसे ज्यादा होती है, सॉरी सॉलिड में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, जबकि डेंसिटी भी सबसे ज्यादा इसी की होती है। तो ये तो सर इसको गलत साबित कर रहा है। यस और नो? ये तो गलत साबित कर रहा है। बोलिए, बोलो। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सोचो एक बार। ये इसको गलत साबित कर रहा है, जबकि न्यूटन ने, लैप्लासी ने करेक्ट करके ये फॉर्मूला दिया है। तो सर इनमें अंतर क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? हमने यहां पर देखा कि जिसकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी, जाहिर सी बात है सॉलिड का, ठोस का घनत्व तो ज्यादा होता है गैस की अपेक्षा। सोचने वाली बात है। तो यहां पर ऐसा क्यों होता है? आप में से कोई है जो जानता है? आप में से कोई भी बताओ, आप में से कोई भी। क्यों? जबकि यहां पर इन्वर्सली है, जिसका डेंसिटी कम होना चाहिए था उसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए उसमें। जबकि सॉलिड में अगर स्टील ले लूं तो इसमें 5000 है, 5000 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर अगर गैस एयर ले लूं तो 332 मीटर पर सेकेंड है। भाई साहब, जमीन आसमान का अंतर है। कारण क्या है? कोई बताएगा आप में से? आप में से कोई भी, क्या ऐसा क्यों है सर? गैस आप भी कम जीवन में होने लगा। बोलो ना। क्या है बेटा? यहां पर क्या अंतर है कि यहां पर ऐसा दिखा रहा है, रिलेशन उल्टा दिखा रहा है, लेकिन काम सीधा कर रहा है? बताओ क्या रिलेशन है बेटा? कोई बताओ, आप में से कोई भी। बताइए।
सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुमने जितना जवाब देना था दे लिया, ठीक है। अब सुनो, यहां पर सिंपल है। एक तो आपको यह देखना होगा कि जैसे जैसे किसी चीज की डेंसिटी बढ़ा रहे हो, सुनना, अगर आपको डेंसिटी बढ़ाना है बेटा, अगर आप रो बढ़ा रहे हो तो एक बात दिमाग में रखना कि आपका पी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा प्रेशर? अगर आप डेंसिटी बढ़ा रहे हो, मान लो गैस है, एक मीडियम ले लिया गैस, गैस को आप और डेंस बनाना है, यानी और उसके मॉलिक्यूल को क्लोज लाना है, कम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल होने चाहिए, और क्लोज लाओगे तो उसमें प्रेशर और ज्यादा होगा। यस और नो? यस। यानी कि हमेशा याद रखना पी बाई रो जो है, क्या मतलब है, ठीक है, पी बाई रो जो है वो हमेशा क्या होगा बेटा? हमेशा कांस्टेंट होगा। पी बाई रो जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। फॉर्मूला के साथ तो रिलेशन ये है, लेकिन यहां पर डेंसिटी क्या होता है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता है ना बेटा, मॉलिक्यूल पास होते हैं, यानी क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा मैंने लिखवाया था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करेगा? तो इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पर। किस पर डिपेंड करेगा? इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पर, यानी माध्यम के प्रत्यास्था पर, माध्यम के प्रत्यास्था पर। अब चूंकि क्या होता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं, वहां पर आपका, यहां पर आपका इलास्टिसिटी बढ़ता जाता है। और जो मेन फैक्टर अफेक्टिंग का है वो क्या है? इलास्टिसिटी है। तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है बढ़ता जाता है। अगर सेम मीडियम में अगर हम देखते, यानी एयर ही ले लिया, एयर में अगर हम डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो आपको जो है इस फॉर्मूले के द्वारा होता। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं हम? अलग एकदम मॉलिक्यूल ही, आपका मीडियम ही चेंज हो जा रहा है। आप सॉलिड ले रहे हो, लिक्विड ले रहे हो, गैस ले रहे हो, यहां पर इलास्टिसिटी डिपेंड कर रहा है बेटा, यहां पर इलास्टिसिटी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहां से रिलेशन क्या आ रहा है? तो लैपलासिक करेक्शन से आपको रिलेशन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इलास्टिसिटी बढ़ता है, मेन कारण ये है। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव कोई बताएगा? दाब का प्रभाव क्या होता है बताओ? तो याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। यानी याद रखिएगा, ध्वनि का वेग दाब से स्वतंत्र होता है। क्यों होता है भाई? सुनो क्या होता है। आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? वेलोसिटी ऑफ एयर इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन में रो। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा। अब आप क्या करोगे? जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे मेरे प्यारे बच्चों, वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ता जाएगा। सोचो ना, आप क्या कर रहे हो? आप एक से गैस ले रहे हो, गैस का प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे क्या होगा? उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे आप दाब बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है? आपका डेंसिटी भी बढ़ रहा है। यानी P बाई रो हमेशा क्या होगा? P बाई रो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अब आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, रो बढ़ते जाएगा, सेम उसी रेशियो से रो बढ़ता जाएगा। तो यहां पर ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसलिए यहां पर आप कह सकते हो कि आपका V एयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम P। यहां से ये बात आप कह सकते हो। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? बताओ।
यहां तक क्लियर है बेटा? चले नेक्स्ट, चले नेक्स्ट, चले बोलिए। बोलिए। चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या होता है बेटा बताइए? ताप का प्रभाव आप में से कोई बताएगा? ताप का प्रभाव क्या होता है? तो अभी आप पढ़े हो, सुनो, गामा इजकल टू, ठीक है क्या, अंडर रूट दिस अपॉन में दिस। ये तो आप पढ़े हो अभी लैप्लासी का। आप बोलोगे सर बिल्कुल। आप जानते हो पीवी इजकल टू क्या हो जाएगा? एम आर टी, ठीक, ये सर नो। यानी अगर मैं कहूं तो एम आर टी बाई वी हो सकता है, यस सर। और इसका भी क्या हो सकता है? मास अपॉन वॉल्यूम। यानी यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं गामा इजकल टू ये, और पी की जगह पे लिख सकता हूं मैं आर टी, ठीक है, अपॉन में नीचे बच जाएगा केवल एम। क्यों? एम बाई वी, और इसका भी वी क्या आ जाएगा? पीवी इजकल टू एन आर टी हो जाता है। तो यानी कि आपका इसका भी वी चल बसे तो केवल बच जाएगा मास। ठीक है बेटा, केवल क्या बच जाएगा? यानी कि यहां पर भी वी होगा और इस डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिखा था, तो ये दोनों चल बसे तो बचेगा क्या? बचेगा आपका फॉर्मूला ये। केवल कौन सा फॉर्मूला बचेगा बेटा? ये। अब यहां से हमारा कौन सा रिलेशन आ रहा है? तो यहां से, सॉरी, यहां से अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी ऑफ एयर का यानी कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई साहब वेलोसिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो भाई साहब वेलोसिटी घटेगी। ये आपका रिलेशन है। क्लियर है? चलिए क्लियर है? चले चले अब यहां पर याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा, ठीक है। टी हमेशा क्या होगा? तो टी इन केल्विन। चलिए यहां तक क्लियर है बेटा? थोड़ा अभी अभी बचा है बेटा, अभी बचा है। सर ये तुम्हारी नागिन सी जुल्फे, ये जहरीली नजरे, वो पानी ना मांगे जिसको भी डस ले। अच्छा, वाह मेरे शायर, वाह। वाह, क्या कह दिया कवि ने, वाह वाह भाई, वाह मेरे करकड़ डुम्मा के शायर, वाह वाह मेरे करकड़ डुम्मा के शायर। यहां से सुनो, अरे सुन तो लो। When the temperature change is small, when the temperature change
इज स्मॉल देन, कि यानी कि जब दाब में परिवर्तन बहुत कम हो तो, जब ताप में परिवर्तन बहुत कम हो, ठीक है बेटा, जब ताप में पूरा एक सेक्शन पढ़ रहे हो, कक्कल का भतीजा है ना। भाई साहब वाकई में टोनी कक्कर बनना बहुत इजी है। तुम्हें कोई दो शब्द पकड़ लेना, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर 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 टेम्परेचर, हो गया, गाना हो गया। वही है ना, काला 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 मुझे मार डाला डाला डाला। तो टोनी कक्कर जो है, मुझे लगता है कि मतलब बन जाओगे बेटा, तुम ट्राई करो। वाकई में ये नेहा कक्कड़ का जो भतीजा बोला है ना, ये बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है। आ जाओ, क्या हो जाता है फॉर्मूला बेटा, आ जाइएगा। तो यहां पर याद रखो, जब क्या होता है, जब टेम्परेचर का चेंज बहुत स्मॉल होता है, तब आपका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है वी टी इक्वल टू वी नॉट अपॉन में 1 प्लस अल्फा टी। अब यहां पर सब जो है देखो क्या है, वी नॉट क्या है, वी नॉट यहां पर याद रखिएगा, वी नॉट का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। वीटी क्या है, तो जो भी आप साउंड कह दे, अब इसमें न्यूमेरिकल होता है, याद रखना, इसको भूलना मत, नहीं तो बोलोगे सर न्यूमेरिकल कैसे होता है, फॉर्मूला याद रखोगे तो होता है। ये होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब जितने डिग्री सेल्सियस पे आपसे पूछ दे, एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अल्फा क्या है बच्चा, अल्फा जो है यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, लगभग ये आई गया। और वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो याद रखना टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, याद रखिएगा ये क्या होता है, तो ये आपका जो वैल्यू होता है ना, सुनो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये जो वैल्यू होता है, ये होता है जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है बेटा, तो अल्फा याद रखना, अल्फा कुछ और नहीं है, यहां पर जो अल्फा है ना बेटा, वो अल्फा क्या है, तो अल्फा आपका यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी पर डिग्री सेल्सियस में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जो अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है 0.61 मीटर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, इतना होता है बेटा। यानी अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हो तो वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, तो जो वेलोसिटी बढ़ेगा वो आपका 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा। इस बात को याद रखना बस, ठीक है, अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हो तो चलिए फिर आज मैंने आपको पढ़ा डाला 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 और आपको जीनियस बना डाला, ठीक है। तुम लोग जो है नोट कर लेना, टोनी कक्कर का आत्मा आ गया है मेरे अंदर, ठीक है। तो चलिए फिर